सर दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली में एक बड़े सामाजिक संस्थान का हाँ। एक नया कार्यालय बन गया है। बहुत बड़ा सामाजिक हम्म। संस्थान है, खुद को अ, विश्व का सबसे बड़ा बनाता है। पहला सवाल तो सर सामान्य सा ये है कि जिस संस्थान का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उसके पास 150 करोड़ का मुख्यालय है अब, और जो कि 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, बिना रजिस्ट्रेशन के। कैसे? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही। बस ऐसे ही। भाई हाँ। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है दृढ़ भाई, जब आपके हाथ में लठ हो बहुत बड़ी, और हाँ। आप ही के हाथ में हो, जब आप ही के हाथ में हो, हम्म। तो कानून तो आप ही का चलता है, जोर आप ही का चलता है, हम्म। जबरदस्ती भी आप ही की चलती है। तो ऐसे ही इसमें आप लॉजिक मत ढूंढिए। इसमें आप रैशनल मतलब होने की कोशिश या मत कीजिए। या तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग लॉजिक ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर ये मिलेगा नहीं, बात सच है, मिलेगा नहीं, ये बात मिलेगा सच नहीं है आपको, कि इसमें लॉजिक है ही नहीं। मिलेगा नहीं, है नहीं तो मिलेगा कहां से आपको, ये बताइए। हाँ। है ही नहीं लेकिन जब। सर जब एक सामान्य एनजीओ भी हम आप खोलने की कोशिश करें, तो तमाम तरीके के ईडी के, आईटी के नियमावली है, पूरा कोर्स ऑफ कंडक्ट है, वो फॉलो करना पड़ जाता है, और 1 रुपए की भी हेर फेर हो तो ईडी आईटी जो है जीने नहीं देती। 150 करोड़ का समझ मतलब संभव ही नहीं है। नागपुर तो जरूरी संस्था, दिल्ली में पॉश इलाके में अब ऑफिस है। कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो लीगल एक्सप्लेनेशन होगा सरकार के पास। आप मांग के देखिए, देखिए क्या मिलता है। नहीं मिलेगा। हम्म। मैं ही तो कह रहा हूं कि जब आपके हाथ में अमर्याद सत्ता आपके अगर हाथ में आ जाती, कौन पूछने वाला है आपको, हम्म। और किसको जवाब देंगे आप, और क्यों देंगे जवाब, जब ये इस सोच के साथ चल रहे हो, जो कि सामंतवादी फ्यूडलिस्टिक सोच है आपकी। कौन आप और अमर्याद सत्ता है आपके हाथ में, हम्म। तो आप जो चाहो करो। तो अच्छी बात है कि 150 करोड़ का है, चाहते 1,500 करोड़ का बनाते, फिर भी आप नहीं पूछ पाते। हम्म। भाई तो लेकिन अच्छी किसी को बात। अब इसमें शीश महल नहीं दिखाई दे रहा है किसी को। देखिए वो ये वाला है मामला कि जो हम करेंगे वो लीला है, आप करोगे वो पापाचार है। हम्म। हम हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते, हमारी हर चीज जो है लीला होती है, जैसे ईश्वर की होती है, हमारी भी लीलाएं होती है। लेकिन आप अगर किया वही चीज को, तो फिर वो पाप है, क्योंकि आप हम्म। योग्य नहीं हो उसको करने के लिए, हम हैं। बस ये इतना ही जस्टिफिकेशन है, और कुछ नहीं है। हम्म। सिंपल है बड़ा। तो लेकिन शीश महल वो अरविंद केजरीवाल बनाएगा, शीश महल हो जाएगा। हाँ। ये शीश महल नहीं है, ये नहीं हो हम्म। सकता, क्योंकि वो हमने ये किया है। धर्म ये तो धर्म की हमने रक्षा का सेंटर है। हम तो जो करते हैं वो धर्म और देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए करते हैं, तो हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। हम्म। ये मतलब मतलब अगर अगर ये वाली बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि हम कुछ गलत नहीं कर सकते, तो क्या वो जी। कभी हम समय देखेंगे कि जब आरएसएस जिस तरीके से लोग कभी आलोचना करते थे, तो उसको धार्मिक संस्था मानने लगे, फिर सामाजिक संस्था मानने लगे, क्या उसका एक रोल रिवर्सल वापस आएगा कि जनता पूछने लगे कि भाई साहब आपके पास पैसा आ कहां से रहा है? ईडी आईटी पूछने लगे कि आपके पास जो है ये आप आय का स्रोत कहां से है? हाँ, वो वक्त तो आएगा, हम्म। वो आएगा। और मैं अब कुछ ज्यादा दूर भी नहीं दिख रहा हूं, मेरी समझ ये है, उतना दूर नहीं है जितना। कितना करीब हो सकता है? 1.5 साल, 1 डेढ़ साल, 2 साल मैक्सिमम। नहीं, मैं तो एक लंबी टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर रहा था सर, एटलीस्ट 10 साल। नहीं नहीं, 1.5 2 साल मैक्सिमम, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। लेकिन क्या सर, ये ये एक सामान्य हिंदू के गाल पे तमाचा नहीं है कि आपकी आय का सोर्स खत्म होता जा रहा है, आप पे टैक्स लाद दिए जा रहे हैं, आप पे तमाम चीजों की जो है कमी है, घर में फीस नहीं जा पा रही है बच्चों की, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तमाम चीजें, और जिस संस्था को आप समर्थन करते हैं वो 150 करोड़ के घर में रहते
क्योंकि तभी तो वहीं बैठ के आप इन सब हिंदुओं की जो बात कर रहे हैं, इनकी इनके हितों की रक्षा का चिंतन मनन तो तभी कर पाएंगे जब इतना बड़ा कोई आलीशान एक कोई पूरा एक कचहरी कहें तो कचहरी, दफ्तर कहें तो दफ्तर वो बनेगा। तो बैठने सोचने के लिए आपको थोड़ा सुकून चाहिए। वो जो बेचारे हिंदू हैं, वो तो वो मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उनको 2 टाइम का खाना जुटाना है और फिर अगर लाभार्थी बनने का मौका मिले तो लाभार्थी बनने की लाइन में भी खड़ा होना है। फिर उनको महाकुंभ में जाके डुबकी भी तो लगानी है भाई। उनको दर्शन करने हैं, अपने पाप धोने हैं। इनके पास हिंदुओं के पास बहुत ज़्यादा काम है हमारे। वो फ्री नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। तो उनके बारे में कौन सोचेगा? तो ये लोग सोचेंगे। तो सोचने के लिए सोचना, विचार करना बहुत बड़ी बात होती है ना। विचार करने के लिए आपको थोड़ा एक अनुकूल माहौल चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक कंफर्ट चाहिए, तभी ठीक से आप सोच पाएँगे। तो चिंतन मनन करने के लिए इतना आलीशान तरह का एक एक कचहरी या दफ्तर का होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसीलिए उन्होंने बनाया है। और वहाँ बैठ के वो हिंदुओं का हित कैसे सोचा जाए और कैसे भला किया जाए, ये बैठ के सोचेंगे वहाँ पे। उन्हीं के लिए तो करते हैं, और किसके लिए कर सर, रहे हो? बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं उन सामान्य हिंदुओं के बारे में सोचता हूँ कि जो व्यक्ति जिसने 500 रुपए के सिलेंडर के लिए वोट दे दिया, जिस व्यक्ति ने सामान्य अपने सुख सुविधाओं के लिए, सुख तो नहीं, सुविधाओं के लिए वोट दे दिया, और जिस संस्थान की छत्रछाया इस देश की सरकार पर है, वो संस्थान आज उन सभी देशवासियों के गाल पर तमाचा लगाती है कि देखो ये तुम्हारी असलियत है, ये आईना है और तुम इसी के लायक हो। बिल्कुल, क्यों नहीं? और हम लोग तमाचा खा रहे हैं, हम्म। अच्छा लगता है। मैं ये सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, ये मज़ाक में नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब मैं जी। कोई लाइटर नोट पे नहीं कह रहा हूँ। देखो धर्म पे जो आपने कहा, वो जो देश का वो जो नागरिक है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो एक देश का नागरिक है। जो आपने कहा कि जिसके पास सिलेंडर रिफिल करवाने के पैसे नहीं है, या तो बच्चे जो पढ़ते हैं तो शायद उसके खर्चे उठाने की ताकत नहीं है, वो कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है, ब्याजखोरों से ब्याज पे पैसे लाता है, कैसे भी करके अपना जीवन यापन करता है। वही है जो आत्महत्या भी करता है, वही है जो फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, डेस्परेट है, डिप्रेस्ड है। वो लोग हैं जिनकी तादाद इस देश में बहुत ज्यादा है, और वो वही लोग हैं जिनकी इस कमजोरी को, जिनकी कमजोरी है इनकी, वो उसी में से निकल नहीं पा रहे, और क्या करेंगे? तो उसी का तो फायदा उठा के ये जो संस्थान है, ये अब तक चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी जब तक चलता रहेगा, इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा के तो चलेगा। देश के नागरिकों का कमजोर होना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों की समृद्धि के लिए, ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने के लिए। तभी हम्म। तो वो सत्ता में बने रह पाएंगे। तो उनकी तो कोशिश रहेगी कि जो ऐसे जैसे दिखाई दे रहे हैं हम कमजोर, तकलीफ में, वैसे ही रहें, ताकि इनका पावर कम ना हो, इनके ऐश्वर्य में कोई कमी ना आ जाए। तो यही है दुनिया भर में, हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में भी जब जब कहीं किसी देश में, किसी भी कालखंड में इस तरह की घटनाएं हुई है, तो शासक ऐसे ही रहे हैं, और उस समय की जो देश के नागरिक है, तो प्रजा, जिसको मैं कहता हूँ कई बार, प्रजा में कहता हूँ फ्यूडलिस्टिक मैनर में, तो वो भी ऐसी ही रही है जैसी आज हमारी स्थिति है। ये इतिहास में आप कहीं भी देख लीजिए, ये देखने को मिलेगा। पर हर चीज का अंत खैर, होता है, हर चीज का अंत होता है। हम्म। थोड़ा कभी कहीं जल्दी होता है, कहीं थोड़ा देर से होता है। खैर देखिए, जैसे सर बता रहे हैं कि फ्यूडलिस्टिक मैनर में हम खुद को प्रजा कहने लगते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक लहजे में अगर बात की जाए तो आप प्रजा नहीं हैं, आप नागरिक हैं, इस देश के मालिक हैं। जब जब आप अपनी हाथ से ताकत निकाल कर किसी और के हाथ में रखेंगे तो वो चाबुक बन जाएगी, वो जो आपकी आपकी कमर पर टूटेगी, वो जाहिर सी बात है। दो खबरों के बारे में आज बात की, किस तरीके से अदालतों से बाहर निकलकर जज सही सवालों का सामना करते हैं तो असहज हो जाते हैं, और जब हम अपनी ताकत किसी और के हाथ में
रख देते हैं तो वो ऊंचे आलिंदों, ऊंचे मकानों में रहने लगते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं। खैर, मुझे नहीं लगता निजी तौर पर कि आरएसएस कभी लोगों के समीप थी या लोगों की निजी भावनाओं के समीप थी भी। उनका इस्तेमाल हुआ, लेकिन चुनावी फायदे के लिए हुआ। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी तरीके की चर्चाओं को देखने के लिए बोलता हिंदुस्तान और मयूर जानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत